हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो मिडवाइफरी पढ़ने एकदम शानदार तरीके से लेक्चर नंबर 98 होने वाला। जल्दी इसका हम शतक लगाने वाले हैं। तो यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, तभी हम 100 के बाद का लेक्चर हम बनाएंगे। नहीं तो आप लोग तो वीडियो देख नहीं रहे हो, ना ही शेयर कर रहे हो, ना ही लाइक कर रहे हो, नहीं सपोर्ट कर रहे हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है। लेकिन आप लोग तो लगता है कि क्या इतना आसानी से वीडियो मिल गया। तो इस 30 क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में बहुत समय लगता है। ये 30 मिनट का वीडियो हम 15-20 मिनट में आपको देते हैं, तो इसके पीछे 2 घंटे की मेहनत, 2-3 घंटे की मेहनत होती है, तब जाकर आपको ये 30 क्वेश्चन मिल पाते हैं। तो पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में मुझे बताया कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप हैं आपके साथ के, जितने भी एएनएम दोस्त हैं, सबके पास शेयर कर दीजिए। जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि क्या होगा आप वीडियो भेज देंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं, 5272 पोस्ट हैं, कम नहीं होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। यदि आप यूपी एएनएम के साथ साथ बिहार एएनएम या किसी भी स्टेट एएनएम की तैयारी करना चाहती हैं, तो ये सेशन आपके लिए एकदम सही जगह आ चुकी है। बाकी अलग से हम स्टाफ नर्स या जीएनएम का कोई है तो स्टाफ नर्स का हम जल्दी कोर्स शुरुआत करने वाले हैं। यदि आप घर का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहता है एएनएम के लिए, जीएनएम के लिए, तो उसके लिए भी हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गर्भावस्था के दौरान चैडविक साइन क्या है? चैडविक साइन किस अंग में रंग परिवर्तन को दर्शाता है? योनि में, सर्विक्स में, गर्भाशय में, ओवरी में। जो हमारा चैडविक साइन होता है किस अंग में रंग परिवर्तन दिखाता है? तो यह कहाँ दिखाता है? योनि में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। चैडविक साइन में योनि का रंग बैगनी नीला हो जाता है, जो बढ़े हुए रक्त प्रवाह का क्या है? संकेत होता है। नेक्स्ट फिर कह रहा है, प्रेगनेंसी में उच्च रक्तचाप का सबसे गंभीर रूप क्या है? जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्सिया या क्रॉनिक हाइपरटेंशन या एक्लेम्सिया। तो कह रहा है प्रेगनेंसी में उच्च रक्तचाप का गंभीर रूप क्या है? तो प्रेगनेंसी में उच्च रक्तचाप का गंभीर रूप है प्री एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया में दौरे आते हैं और यह माँ बच्चे दोनों के लिए क्या होता है? घातक हो सकता है। नेक्स्ट फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, जन्म के बाद नवजात की पहली सांस को किस क्रिया से सबसे अधिक प्रेरणा मिलती है? रिफ्लेक्स, ऑक्सीजन की कमी, तापमान परिवर्तन, माता की आवाज़। तो कह रहा है जन्म के बाद नवजात की पहली सांस को किस क्रिया से सबसे अधिक प्रेरणा मिलती है? तो जन्म के बाद नवजात को सबसे पहले किससे मिलती है? तापमान परिवर्तन से। तापमान परिवर्तन से क्या होता है? सांस अधिक लेने की प्रेरणा मिलती है। गर्भाशय से बाहर तापमान में भारी गिरावट नवजात के श्वसन केंद्र को क्या कर देता है? उत्तेजित कर देता है। नेक्स्ट कर सर्विक्स के पूर्ण विस्फार का मापन कितना होता है? जो हमारा सर्विक्स है उसका कितनी लंबाई होती है? 8 सेंटीमीटर, 10, 12, 6। तो हमारा 10 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेशन प्रसव का दूसरा चरण शुरू होने का संकेत होता है। यानी 10 सेंटीमीटर सर्विक्स का विस्तार कितना हो जाता है? 10 सेंटीमीटर होता है और यह दूसरा चरण शुरू होने का क्या है? संकेत भी होता है। नेक्स्ट कह रहा क्लाइमाइडिया संक्रमण की पुष्टि के लिए कौन सी जांच सबसे पहले उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त है एलिसा, कल्चर, पीसीआर, डार्क ग्राउंड, माइक्रोस्कोपी। तो कह रहा क्लाइमाइडिया संक्रमण की पुष्टि के लिए कौन सी जांच सबसे उपयुक्त है? तो क्लाइमाइडिया के परीक्षण हेतु कौन सी जांच सबसे उपयुक्त है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पीसीआर। पीसीआर जांच क्लाइमाइडिया के निदान के लिए अत्यंत संवेदनशील क्या है? तकनीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्लेसेंटा प्रीविया की प्रमुख पहचान क्या है? पेट दर्द, उज्ज्वल लाल रक्त, बुखार या उच्च रक्तचाप। तो कह रहा प्लेसेंटा प्रीविया की प्रमुख पहचान क्या है? तो प्लेसेंटा प्रीविया की प्रमुख पहचान होती है ऑप्शन नंबर बी, उज्ज्वल लाल रक्तस्राव। यानी प्लेसेंटा प्रीविया में पेनलेस और ब्राइट रेड क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। मतलब क्या? चमकदार लाल रंग की क्या होती है? रक्तस्राव होता है। नेक्स्ट कह रहा ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के सबसे आम साइड इफेक्ट क्या हैं? कफ, वमन, असामान्य योनिस्राव या सिर दर्द और मतली। तो कह रहा जो हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होता है यह हार्मोनल परिवर्तन के कारण ये लक्षण आम होते हैं। कैसी? सिर दर्द और मतली होती है।
ओरल कंट्रासेप्टिव पिल का यूज करने से आम साइड इफेक्ट क्या होता है, सिर दर्द और मतली होती है। यह क्या हार्मोनल परिवर्तन के कारण यह लक्षण क्या होता है, आम होता है। नेक्स्ट, भ्रूण की हृदय धड़कन पहली बार किस वीक पर डॉपलर से सुनी जाती है, 6 सप्ताह, 8, 10, 12। तो डॉपलर के द्वारा किस सप्ताह से सुनी जा सकती है, तो हमारे जो हृदय की धड़कन है 10वें सप्ताह से क्या हो सकती है, डॉपलर के द्वारा हृदय की ध्वनि क्या हो सकती है, सुनी जा सकती है। तो बढ़ते हैं आगे। तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि नवजात को दिया जाने वाला पहला टीका कौन सा होता है। जो नवजात है उसे पहला टीका कौन सा दिया जाता है, BCG, OPV, DPT, MMR। तो नवजात को दिया जाने वाला सबसे पहला टीका कौन सा होता है, इसको हमने बहुत बार कराया है कि गलती मत कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा BCG। जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, जो क्या करता है, किससे सुरक्षा करता है, TB से। नेक्स्ट, कह रहा प्रसव के तीसरे चरण की अवधि क्या होती है, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट। जो हमारा प्रसव का दूसरा चरण होता है, दूसरा नहीं तीसरा चरण होता है, उसमें कितना समय लगता है, तो प्रसव के तीसरे चरण में की अवधि कितनी होती है, 30 मिनट की होती है। तो प्लेसेंटा के निष्कासन के लिए अधिकतम सामान्यतः समय क्या होता है, 30 मिनट लगता है। नेक्स्ट, फिर अगला क्वेश्चन कर रहा, एक प्रेग्नेंट महिला में फोलिक एसिड की दैनिक आवश्यकता क्या होती है, 100 mcg, 200, 400, 1000 mcg। तो कितना चाहिए एक प्रेग्नेंट महिला को फोलिक एसिड की दैनिक आवश्यकता होती है, तो हमारा राइट आंसर होगा 400 mcg। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाव के लिए यह मात्रा क्या है, आवश्यक होता है। नेक्स्ट, फिर कह रहा एपिजियोटॉमी किस दिशा में की जाती है, लेटरल, मिड लाइन, मेडियोलेटरल या ट्रांसवर्स। तो कह रहा एपिजियोटॉमी किस दिशा में की जाती है, तो एपिजियोटॉमी किस दिशा में की जाती है, तो हमारा राइट आंसर होगा मेडियोलेटरल। मेडियोलेटरल यह दिशा फिशर या विस्तृत चीर को रोकने के लिए क्या है, उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन कर रहा, नवजात का सामान्य वजन कितना होना चाहिए, 1.5 से 2 किलोग्राम, 2.5 से 4, 4.5 से 5 या 5.5 से 6। तो कह रहा नवजात का सामान्य वजन कितना होना चाहिए, तो नवजात का सामान्य वजन होता है 2.5 से 4 किलोग्राम। यह सामान्य वजन क्या होता है, जन्म वजन की मानक सीमा है। नेक्स्ट, फिर कह रहा पोस्टमार्टम ब्लीडिंग का सबसे आम कारण क्या है, क्लॉट, सर्विक्स का घाव, यूटेरस का अटानी या इन्फेक्शन। तो कह रहा पोस्टमार्टम ब्लीडिंग का सबसे आम कारण क्या है, तो पोस्टमार्टम ब्लीडिंग का सबसे आम कारण है यूटेरस का अटानी, यूटेरस का अटानी। यदि यूटेरस सिकुड़ती नहीं है तो रक्तस्राव क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट, कह रहा ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन कब शुरू होता है, पहले तिमाही, दूसरे तिमाही, तीसरे तिमाही या प्रसव के दिन। तो ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन कब शुरू होता है, तो हमारा राइट आंसर रहेगा दूसरे तिमाही में। यह संकुचन झूठे होते हैं जो गर्भाशय की तैयारी के क्या करते हैं, संकेत देते हैं। जो हमारा ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन होता है क्या होता है, झूठा संकुचन होता है, जो क्या करता है, गर्भाशय की तैयारी का क्या करता है, संकेत देता है। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया। सेशन अच्छा लगा जल्दी से लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमें पता है। तो कम से कम चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आगे। कह रहा PPH की रोकथाम हेतु सक्रिय प्रबंधन में कौन सी औषधि दी जाती है, मीजोप्रोस्टोल, मेटरजीन, ऑक्सीटोसिन या डाइजेपाम। तो कह रहा PPH की रोकथाम हेतु सक्रिय प्रबंधन में कौन सी औषधि दी जाती है, तो हमारा 16वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीटोसिन। मैं चाहता तो आपको यही 30 क्वेश्चन 1 घंटे में, 1.5 घंटे में कराता, आराम से आपको 1 घंटे में कराता और आप उसे ध्यान से देखते भी। तो हम क्या कहते हैं, फालतू बात, नो बकवास। हमारा सिद्धांत है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करना और आपको सिलेक्शन दिलाना, हमारा यही उद्देश्य। बढ़ते हैं आगे। जो हमारा क्या है PPH रोकथाम हेतु क्या सक्रिय प्रबंधन की औषध क्या है, ऑक्सीटोसिन है। जो ऑक्सीटोसिन होती है क्या करती है, यूटेरस को सिकुड़ने में क्या करती है, सहायता करता है और रक्तस्राव को क्या करता है, कम करता है। अब कह रहा हाइड्रामिनियोस किस स्थिति से जुड़ा होता है, गुर्दे की विफलता, एंसेफेली, प्लेसेंटा प्रीविया, हाइपोटेंशन। तो कह रहा हाइड्रामियोस किस स्थिति से जुड़ा होता है, तो हाइड्रामियोस किस स्थिति से जुड़ा होता है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंसेफेली। नेक्स्ट,
कह रहा सबसे सामान्य भ्रूण प्रस्तुति क्या होती है? ब्रेंच, ट्रांसवर्स, सेफोलिक, फेस। तो कह रहा सबसे सामान्य भ्रूण प्रस्तुति क्या होती है? तो सबसे सामान्य भ्रूण प्रस्तुति होती है सेफालिक। सेफालिक 95% मामलों में भ्रूण सिर नीचे की ओर होता है। नेक्स्ट, कह रहा माइक्रोबर्ड्स में पैतरेबाजी किस लिए प्रयोग होती है? शिशु को बाहर निकालने, शोल्डर डायस्टोसिया मैनेजमेंट, सोली नापने या प्लेसेंटा निकालने। तो कह रहा माइक्रोबर्ड्स पैतरेबाजी किस लिए प्रयोग होती है? तो माइक्रोबर्ड्स पैतरेबाजी किस लिए प्रयोग होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शोल्डर डायस्टोसिया मैनेजमेंट के लिए। यह श्रोणि के व्यास को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कह रहा प्री टर्म डिलीवरी को परिभाषित किया जाता है यदि डिलीवरी कितने सप्ताह से पहले हो? 32 सप्ताह, 34, 36 या 37। तो कह रहा प्री टर्म डिलीवरी को परिभाषित किया जाता है यदि डिलीवरी कितने सप्ताह से पहले हो। तो प्री टर्म डिलीवरी को हम 37 सप्ताह से पहले होने वाली डिलीवरी को हम प्री टर्म डिलीवरी मान सकते हैं। नेक्स्ट, कह रहा गर्भावस्था में फंडल हाइट 32 सप्ताह पर कहाँ तक होती है? यूपी फेस्ट्रिक क्षेत्र में, या नाभि से ऊपर, या जुगुलर नाच, या साइफॉइड प्रोसेस। तो कह रहा गर्भावस्था में फंडल हाइट 32 सप्ताह पर कहाँ तक होती है? तो फंडल हाइट गर्भावस्था में 32 सप्ताह पर कहाँ तक होती है? तो हमारा 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभि से ऊपर। कहाँ? नाभि से ऊपर। 32 सप्ताह पर फंडल हाइट आमतौर पर नाभि और साइफॉइड के बीच होती है, यानी नाभि से क्या होती है? थोड़ी ऊपर होती है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक नवजात शिशु का एप्गार स्कोर 1 मिनट में 10/10 हो तो इसका अर्थ क्या है? शिशु की त्वचा नीली है, या शिशु की सांस लेने में कठिनाई है, या शिशु पूरी तरह स्वस्थ है, या शिशु की पुनर्जीवन की आवश्यकता है। तो कह रहे एक नवजात शिशु का एप्गार स्कोर 1 मिनट में 10/10 हो तो क्या कहेंगे? शिशु पूरी तरह से क्या है? एकदम फिट है, स्वस्थ है। एप्गार स्कोर 10/10 का अर्थ है कि शिशु की सभी शारीरिक गतिविधियां क्या हैं? नॉर्मल हैं, यानी सामान्य है। नेक्स्ट, कर प्रसव के दौरान स्टेशन 0 का अर्थ शिशु का सिर कहाँ है? पेल्विक इनलेट में, आई स्पाइन के स्तर पर, या पूरी तरह नीचे आ गया, या बाहर दिख रहा है। तो कह रहा है जो हमारा प्रसव के दौरान स्टेशन 0 का अर्थ क्या है? तो आई स्पाइन के स्तर पर है। सिर क्या है? आई स्पाइन स्तर के पर है, यानी स्टेशन आई स्पाइन को मापने के लिए उपयोग होते हैं। स्टेशन 0 किसके लिए? आई स्पाइन को मापने के लिए होते हैं, और 0 स्टेशन का अर्थ होता है कि शिशु का सिर क्या आई स्पाइन के लेवल पर ही है, आई स्पाइन के स्तर पर है स्टेशन 0 का अर्थ। नेक्स्ट, कर निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हेल्प सिंड्रोम का हिस्सा नहीं है? हीमोलिसिस, लीवर एंजाइम एलिवेशन, लो प्लेटलेट काउंट, या हाई हीमोग्लोबिन। तो कर निम्न में से कौन सा लक्षण हेल्प सिंड्रोम का हिस्सा नहीं है? तो हेल्प सिंड्रोम का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाई हीमोग्लोबिन। हेल्प सिंड्रोम का मतलब है हेमोलिसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट्स। इसमें हीमोग्लोबिन का पढ़ना इनमें नहीं आता है। तो क्या आता है? हाई हीमोग्लोबिन। या क्या हेल्प सिंड्रोम में के हिस्सा नहीं होता? हाई हीमोग्लोबिन क्या होता है? हेल्प सिंड्रोम का हिस्सा नहीं होता है। और हेल्प का मतलब होता है क्या? हेल्प का मतलब है एच से हीमोलिसिस, ई से एलिवेटेड लीवर, एल से लीवर एंजाइम, ई से एल से क्या? एलिवेटेड लीवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट। एल से क्या होगा? लो प्लेटलेट्स, एलिवेटेड लीवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट। एल से लो प्लेटलेट क्या है? यह इसमें शामिल है, लेकिन क्या हीमोग्लोबिन शामिल नहीं, हाई हीमोग्लोबिन शामिल नहीं है। नेक्स्ट, कह रहा है एक महिला में मेकोनियम से सना हुआ एम्ब्रियोटिक फ्लूइड किस स्थिति का संकेत है? कोई महिला है, उसमें मेकोनियम से सना हुआ, किससे? मेकोनियम से सना हुआ एम्ब्रियोटिक फ्लूइड किस स्थिति का संकेत देता है? फेफड़ों का संक्रमण। किसका? फेफड़ों का संक्रमण, भ्रूण तनाव, प्लेसेंटा प्रीविया, या यूटेराइन अटानी। तो कह रहा है एक महिला का जो हमारा मेकोनियम से सना हुआ एम्ब्रियोटिक फ्लूइड है किस स्थिति का संकेत देता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण के तनाव का।
अर्थात जब भ्रूण को ऑक्सीजन की कमी होती है तो अमेकोनियम बाहर निकाल देता है, इसलिए क्या होता है, एम्ब्रॉयड फ्लूइड क्या अमेकोनियम से सना हो जाता है, क्योंकि क्या करेगा, भ्रूण क्या करेगा, अमेकोनियम को बाहर निकाल देगा ऑक्सीजन की कमी की वजह से। नेक्स्ट, करा पोस्ट में नो पॉज महिलाओं में सर्वाधिक आम कैंसर कौन सा होता है, एंडोमेट्रियल, ओवेरियन या सर्वाइकल या वजाइनल। तो इसका करा पोस्ट मेनो पॉजल महिलाओं में सर्वाधिक आम कैंसर कौन सा होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एंडोमेट्रियल। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियल। तो करा जब रजोनोविरित के बाद, जब हमारे का मासिक धर्म खत्म होने के बाद अत्यधिक एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियल कैंसर के जोखिम को क्या करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट, करा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे सामान्य स्थान कौन सा होता है, ओवरी, इंटरस्टिशियल क्षेत्र या फेलोपियन ट्यूब या सर्विक्स। तो करा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे सामान्य स्थान कौन सा होता है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे सामान्य स्थान होता है फेलोपियन ट्यूब, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या, राइट। तो जो ट्यूब होता है सबसे अधिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसी में होती है, विशेषकर एम्पुलरी रीजन में। एम्पुलरी रीजन में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन का सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी होती है। नेक्स्ट, करा निम्न में से किस जांच में प्लेसेंटा प्रीविया की पुष्टि होती है, तो किस जांच में प्लेसेंटा प्रीविया की पुष्टि होती है, एमआरआई, इंटरनल वेजाइनल एग्जाम, यूएसजी या सीबीसी। तो करा निम्न में से किस जांच में जांच में प्लेसेंटा प्रीविया की पुष्टि होती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूएसजी जांच में। अल्ट्रासाउंड सुरक्षित और विश्वसनीय तरीका है, अल्ट्रासाउंड सुरक्षित और विश्वसनीय तरीका है, और इसमें प्लेसेंटा की स्थिति जानने का क्या है, सही तरीका है। नेक्स्ट, करा महिला को जन्म के 6 घंटे बाद स्तनपान कराने में असमर्थता है, क्या करना चाहिए। महिला को क्या होगा, 6 घंटे बाद भी क्या है, स्तनपान कराने में असमर्थता है, तो क्या कहेंगे, फार्मूला दूध देंगे या उसे सोने देना या ब्रेस्ट पंप का प्रयोग या कुछ नहीं। यदि क्या है, महिला को 6 घंटे बाद भी स्तनपान कराने में असमर्थता है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेस्ट पंप का प्रयोग करते हैं। दूध निकालकर शिशु को देना चाहिए, ब्रेस्ट पंप के द्वारा क्या करते हैं, शिशु को दूध निकाल कर देना चाहिए, ताकि माँ के स्तन में दूध बना रहे और शिशु भूखा न रहे। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कर अधिक आयु वाली गर्भवती एडवांस्ड मैटरनल एज में कौन सी जटिलता सामान्यतः अधिक पाई जाती है, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, गर्भपात, हाइड्रामिनियोस, ओलिगोहाइड्रामिनियोस। तो कह रहा अधिक आयु वाली गर्भवती एडवांस्ड मैटरनल एज में कौन सी जटिलता सामान्य पाई जाती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्भपात। मतलब अधिक आयु वाली गर्भवती महिलाओं में क्या होता है, गर्भपात की समस्या अधिक होती है। 35 वर्ष से ऊपर की महिलाओं में गुणसूत्र असामान्यता के कारण गर्भपात का जोखिम बढ़ जाता है। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को जल्दी से क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे ऐसे ही कुछ शानदार क्वेश्चन के साथ कुछ और वीडियो में कुछ और टॉपिक में। तब तक के लिए टेक केयर।